हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, हम लोग दृष्टि 2023 को देख रहे थे, करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे थे। उसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हुए पार्ट 2 को आज करेंगे। नेशनल हम लोग पढ़ रहे हैं, नेशनल राष्ट्रीय परिदृश्य, उसको आज हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुका है गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि एग्ज़ाम में जब चुनाव की से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो जितने चुनाव हुए हों साल भर में उससे मैच कराने को ज़्यादातर आता है जो विधानसभा सीटें होती हैं। तो ये पिछले वीडियो मैंने मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा के बारे में बताया था और हिमाचल प्रदेश और गुजरात का इसमें जोड़ लेंगे तो गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में 68 और मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा तीनों में 60-60 सीटें हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादातर बनने की संभावना ऐसे ही है कि ये चारों इसमें से 3 कोई ऑप्शन में रहे, ए बी सी में, और डी इससे कोई अलग एक ऑप्शन हो जो कि मिलान करने को आपको ए बी सी डी से मिलान करने को दे आपको। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको कहीं नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट है जरूरी, हिमाचल प्रदेश में विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन, हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है, हाईएस्ट ऊंचाई पर स्थित तासी गंग, ठीक है, लाहौल स्पीति में। यहाँ पे 100% मतदान दर्ज किया गया है। ये एज ए फैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्थल कौन सा है, तो तासी गंग है हिमाचल प्रदेश में, वो सबसे ऊंचाई पे था। ठीक है, ये एक फैक्ट है इसके बारे में। मैं बहुत क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्हीं को रख रहा हूँ और जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इस एग्ज़ाम के समय में 6-7 दिन है तो ज़्यादा टाइम नहीं रहा, इसलिए मैं बहुत बेसिक चीज़ें बस बताते चल रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया। हिमालयी याक को खाद्य पशु का दिया गया है, मतलब कि इसको इस मवेशी को जैसे मांस के लिए भी और दूध के लिए डेयरी उद्योग में भी पशु यूज किया जा सकता है। देखिए, खाद्य पशु से कहा जाता है जिन्हें मनुष्य द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी याकों को। ठीक है, इसकी जो जनसंख्या है 20वीं जो गणना हुई थी, पशु गणना 2019 में, उसके अनुसार 58,000 याक हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, याकों की संख्या में गिरावट रोकने में मदद मिलेगी। इसका लोग जब खाद्य पशु के रूप में इसका हो जाएगा तो उसको लोग पशुपालन करेंगे, दूध के यूज़ के लिए पशुपालन करेंगे, जिससे इसकी जो संख्या डिक्रीज हो रही है उस पर एक रोक लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो आर्थिक चीज़ों के लिए यूज होने लगेगा। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है, न कि हिमाचल में या कहीं और। अरुणाचल प्रदेश में है, कामेंग जिला, वेस्ट कामेंग। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। टोटल देख लीजिए कितने प्रणाली कहाँ कहाँ पूरे यूपी में लागू है, तो टोटल 7 जगहों पे इसको यूज किया गया है कमिश्नरी को, पुलिस कमिश्नरी को, जिसमें 2020 में एक बार, 2021 में और 2022 में 2 और 3 के सेट में हुआ है। ये 3 एक बार लागू हुए हैं, 2 एक बार लागू हुए, ये 2 एक बार हुए हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ को लागू किया गया, फिर दूसरे फेज में कानपुर और वाराणसी, फिर इसके बाद गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज, ये लेटेस्ट 2022 में ऐड किए गए हैं। तो टोटल यूपी में 7 हो गए हैं जो कि पुलिस आयुक्त प्रणाली यानी कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली में शहर हैं। ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कैंपेगौड़ा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अधीन सामंतवादी शासक थे। इन्हीं के नाम पर हवाई अड्डा भी है, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डे को कहा जाता है। आधुनिक बेंगलोर के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है वो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थित है। ठीक है,
ये एक ब्रॉन्ज की या कांस्य की प्रतिमा है, 108 फीट ऊंची है। इसके वास्तुकार राम वी सुतार हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी के भी यही डिजाइनर थे। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया। ठीक है, यह प्रतिमा किसी शहर के संस्थापक की पहली कांस्य प्रतिमा होगी, सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा होगी, किसी शहर के संस्थापक की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा होगी, ब्रॉन्ज स्टैचू होगी। ठीक है, अब ये देखिए और एक स्टैचू के बारे में है, स्टैचू ऑफ बिलीफ। राजस्थान में विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा, वर्ल्ड टॉलेस्ट शिवा स्टैचू, राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथ द्वारा नगर में स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ बिलीफ क्या है? विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। 369 फीट ऊंची या फिर 112.47 मीटर ऊंची भगवान शिव की ध्यान मुद्रा यानी मेडिटेशन मुद्रा में स्थापित ये प्रतिमा है। इस प्रतिमा का निर्माण 300 टन इस्पात 2.1 मतलब कि इतना लगा इसकी जो नहीं, इस्पात, कंक्रीट और बालू का उपयोग है, ये बस जरूरी है, कितना लगा है उसकी जरूरत नहीं है। स्टैचू ऑफ पीस, देखिए अब यहाँ पे सारे स्टैचू को इम्पोर्टेंट जो है उसको दे दिया है, इसको ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से क्या हैं। प्रॉस्पेरिटी हो गया कैंपेगौड़ा बेंगलुरु वाला, बिलीफ हो गया शिव का जो कि है राजस्थान में, स्टैचू ऑफ पीस है विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा 151 इंच अष्ट धातु की निर्मित प्रतिमा है जो राजस्थान के जैतपुरा जगह पे स्थित है। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी पिछले साल का में काफ़ी फेमस रहा था, श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ये उस साल क्वेश्चन मिलान को नहीं दिया था, लेकिन मेरे हिसाब से इसको आना चाहिए कि मिलान को एक क्वेश्चन दे सकता है कि कौन सी जो दर्शन है, रामानुजाचार्य ने क्या दर्शन दिया है, शंकर ने क्या दर्शन दिया है, द्वैत अद्वैत, ये सब चीज़ों को मैच कराने के लिए एक प्रश्न अच्छा इस पर बनेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर कहीं आप नहीं देखा तो उसे नोट कर लीजिएगा, या मैं टेलीग्राम ग्रुप में उसको डाल दूंगा आज या कल में, आज ही डाल दूंगा मैं वीडियो, आप जो देख रहे हैं उसके थोड़ी देर बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में वो सारे मैं पिक में के रूप में डाल दूंगा। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को समता मूर्ति हिंदी में कहा जाएगा। 216 फीट ऊंची पंचलोह से निर्मित ये मूर्ति है। पंचलोह में क्या होता है? स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। यह बैठी हुई मुद्रा में सिटिंग पोस्चर में है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मुद्रा है, स्टैचू है। पहली कौन सी है? बुद्ध की मूर्ति है, थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है, जो कि बैठी हुई मुद्रा में स्थित है, 302 फीट की, और यह है 216 फीट की। अब देखिए अगला है स्टैचू ऑफ डिग्निटी। अयोध्या में रामानुजाचार्य का ही डिग्निटी मर्यादा मूर्ति, जिसको नाम दिया गया है मर्यादा मूर्ति, स्थापित की गई है। 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की छोटी प्रतिकृति है ये। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है, ये भी रामानुजाचार्य की है। शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर से निर्मित किया गया, 4 फीट ऊंचा है। अब इसमें ये बात ध्यान देनी होगी कि स्टैचू ऑफ पीस डिग्निटी से याद रख सकते हैं, मर्यादा मूर्ति, मर्यादा से आप याद रख सकते हैं कि राम का स्थल है, श्री राम का, तो अयोध्या ये होगा। ठीक है, इसके अलावा इक्वालिटी आप जानते ही हैं, इक्वालिटी कल पिछले साल बहुत फेमस था। तो इक्वालिटी, डिग्निटी और पीस, ये तीनों ही रामानुजाचार्य का मूर्ति है। उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन फसाई द्वारा शुरू किया गया FSSAI ईट राइट
आंदोलन शुरू किया गया मूवमेंट, जो कि ज़्यादा बेहतर ढंग से जो पौष्टिक चीज़ें हैं लोगों को खानी चाहिए, उसके लिए सही भोजन बेहतर जीवन का टैगलाइन दिया गया है। ठीक है। ईट राइट रेलवे स्टेशन फसाई के नेतृत्व में ईट राइट इंडिया आंदोलन के अंतर्गत संचालित करने की पहल है। प्रयागराज जो होगा ये पहला स्टेशन है जो ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणीकरण दिया गया है। पहला उत्तर प्रदेश का होगा और नॉर्थ उत्तर मध्य रेलवे का तीसरा स्टेशन है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का ये पहला स्टेशन बना है जो कि ईट राइट स्टेशन है प्रयागराज। इसके अलावा ग्वालियर, कानपुर, मुंबई सेंट्रल और वाराणसी कैंट भी हैं। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ईट देश का पहला ईट राइट स्टेशन जो था मुंबई सेंट्रल था। ठीक है। और वाराणसी कैंट को भी 5 स्टार रेटिंग मिलेगी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन है कि यूपी का पहला सबसे जो है प्रयागराज स्टेशन है और भारत का सबसे पहला जो है ये मुंबई सेंट्रल स्टेशन है। भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक यूरिया के मूल्य केंद्रण के लिए इसको यूज किया गया। भारत यूरिया बैग को भी लॉन्च किया गया है। इसमें भारत एक ब्रांड बनेगा। भारत ब्रांड के तहत इसको सेल किया जाएगा। भारत ब्रांड का नाम से यूरिया पूरे देश में एक ही नाम से होगा, अलग अलग नाम से नहीं है। उत्पादक उसके अलावा अपना उसमें डिटेल दे सकेंगे, लेकिन भारत ब्रांड का नाम रखना हर बैग पे आवश्यक होगा। ठीक है। यूरिया बस इसी नाम से बिकेगा अब आगे। जैसा कि है, कंपनियों को अपने उर्वरक बैग में केवल 1/3 हिस्से पे अपना नाम, लोगो, प्रासंगिक उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शन करने की अनुमति होगी। इन्हीं एकल ब्रांड के तहत ही भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके आदि चीज़ों को प्रयुक्त किया जाएगा। इसके अलावा एक एग्रीकल्चर क्वेश्चन है कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस सब चीज़ों का जो रेशियो होता है उसकी क्या होनी चाहिए, इसको भी देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मानक जो रेशियो होता है यूरिया, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इसका क्या होना चाहिए। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, PAI पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी गई है, उसका इंडेक्स है, जिसमें सबसे पहला रैंक जो है हरियाणा को मिला हुआ है बड़े राज्यों में, और छोटे राज्यों में सिक्किम को सबसे पहला स्थान मिला हुआ है। यूपी को 12वां स्थान हासिल हुआ है। बस इसमें इतना ही जानने की जरूरत है। एक ये है जल विद्युत परियोजना जो माइक्रो, मिनी और स्मॉल होती हैं, उनका वोल्टेज देख सकते हैं, किलोवाट कितने तक होता है। तो माइक्रो 100 किलोवाट तक का 101 से लेकर 2 मेगावाट तक को लघु, और स्मॉल में 2 मेगावाट से 25 मेगावाट तक को रखा जाता है। चंगू और देवथल चांगू 2 पनबिजली परियोजनाएं किया गया है। रन ऑफ द रिवर परियोजना है। ठीक है। इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड जीएस से ये उठ सकता है कि मुझे लगता है कि आना चाहिए, ज़्यादा लॉजिकल है कि भारत में जीवाश्म से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, बिजली उत्पन्न होती है, उसका कितना प्रतिशत है, सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत है, जल विद्युत का कितना है, एटॉमिक जो रिएक्टर हैं उनसे कितना बिजली उत्पन्न होता है। मतलब उसको आपको परसेंटेज वाइज, रैंकिंग वाइज उसको देख लीजिएगा। इससे एक मिलान करने को प्रश्न जरूर आ सकता है। मोढेरा पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव, गुजरात का में मोढेरा गांव है। सूर्य मंदिर के लिए, सन टेम्पल के लिए एक प्रसिद्ध है। रूपेण नदी की सहायक नदी पुष्पावती के तट पर स्थित है मोढेरा गांव। ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित गांव है 24/7। ठीक है।
चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के शासन के दौरान किया गया था इस मंदिर का निर्माण। इसमें सूर्य मंदिर हेरिटेज लाइटनिंग, इस प्रकार यह मंदिर भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल हेरिटेज साइट बन गया जो पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी पर संचालित है। मोढेरा का सौरीकरण सूर्य ग्राम योजना के तहत इसको किया गया, सन विलेज योजना के तहत किया गया है। यह पहला ऐसा गांव भी है जहां सौर ऊर्जा संचालित अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी उपलब्ध है। सोलर एनर्जी से संचालित ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। ठीक है। स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलम 1.0 और 2.0 अवार्ड दिया गया है, उसको देख लेते हैं। ये किससे संबंधित है? धूसर जल, ग्रे वाटर प्रबंधन से संबंधित है, जो ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक ODF प्लस गाँवों का सृजन करना इसका उद्देश्य है। ग्रे वाटर होता है जो हम लोग घरेलू पानी यूज करते हैं, जो निकलता है उसको ग्रे वाटर के श्रेणी में रखा जाता है। इसमें सबसे पहली रैंकिंग कर्नाटक की है और MP एक मिनट देख लीजिए, स्वच्छता ही सेवा वाले में कर्नाटक नंबर 1 पे है और सुजलम में 1.0 में मध्य प्रदेश और सुजलम 2.0 में कर्नाटक पहले रैंकिंग पे है। तो फिर से एक बार देख लीजिए इसको, स्वच्छता ही सेवा में कर्नाटक और सुजलम 2.0 में भी कर्नाटक, सुजलम 1.0 में MP है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में की रैंकिंग 2022 की आई है, जिसमें यूपी की रैंकिंग जो है 18वां है। यूपी है 18 रैंकिंग में, स्वच्छ सर्वेक्षण जो ग्रामीण स्तर का है। सबसे 3 बड़े राज्य में तेलंगाना नंबर 1 पे है। छोटे राज्यों और यूटीज को देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये फर्स्ट पे है। और सबसे फर्स्ट जिले के तौर पे देखेंगे तो भिवानी हरियाणा का जिला है, वो सबसे नंबर 1 पे है। तो ग्रामीण वाले पे यूपी हो जाएगा 18 नंबर पे। इसके अलावा मैं इसको कुछ कलर चेंज कर दूँ, देखिए जिससे हाँ दिखेगा। ठीक है, तो 18 नंबर पे यूपी की रैंकिंग है और इसमें सबसे पहले जो बड़े राज्य हैं उसमें तेलंगाना की रैंकिंग है, यूटीज़ में अंडमान एंड निकोबार समूह का है और ज़िले में भिवानी है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर तेलंगाना अंडमान निकोबार को ध्यान रखना है। मोबाइल ऐप वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला राज्य जो है यूपी रहा है। किसमें? ध्यान दीजिए, मोबाइल एवं वेब पोर्टल, मोबाइल और वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी करने वाला, और इसी में सर्वाधिक भागीदारी करने वाला कोई जिला है तो कानपुर देहात है जो सबसे ज़्यादा मोबाइल और वेब पोर्टल के थ्रू भागीदारी, जिसने ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में भागीदारी की है। स्वच्छ सर्वेक्षण भारत मिशन शहरी 2.0 की वर्षगांठ बनाया गया और इसकी रैंकिंग दी गई। 6 टाइम हो चुका है, 6ठी बार ये है जिसमें इंदौर फर्स्ट रैंक फिर से लेके आया है। ये लगातार 6 साल से नंबर 1 पे है सबसे स्वच्छ शहर के तौर पे। यूपी का कोई शहर टॉप 10 में नहीं है। ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, 1 लाख से अधिक वाले इस जनसंख्या में है और 1 से 10 लाख जनसंख्या में तिरुपति सबसे ऊपर है। 5वें रैंक पे यूपी का आता है नोएडा, ये जो 5th रैंक पे है। 100 शहरी निकायों से कम वाले में रैंकिंग है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रेरक इसी सर्वेक्षण में ही, जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण था उसी के तहत ही प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड या अनुपम
श्रेणी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर या नोएडा को शामिल किया गया है। इसी तरह सिल्वर या उज्ज्वल श्रेणी में उत्तर प्रदेश के दो शहर मथुरा और अमरोहा को शामिल किया गया है। इंदौर भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में उभर कर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। इसके अलावा देख लेते हैं ये भी कचरा मुक्त शहरों में गार्बेज फ्री सिटीज़ के स्टार रैंकिंग प्रोटोकॉल के तहत गाजियाबाद लखनऊ को 3 स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है, गाजियाबाद और लखनऊ। इसके अलावा ध्यान रखिएगा यूपी के 3 ही शहरों का नाम आ रहा है इसमें, नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ, 3 शहरों का इस सर्वेक्षण में नाम है। बस ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप वहाँ भूल जाएं तो ये ध्यान रखिए कि यही 3 शहर हैं। अब वहाँ पे अगर एक ये मान लीजिए इसमें कचरा मुक्त वाले में पूछता है तो कुछ अंदाज़ा लगा सकें कि कौन शहर हो सकता है, तो इस तरह भी ध्यान रखना है। अब गंगा के किनारे बसे हुए जो शहर हैं उनमें देखते हैं कि क्या रैंकिंग है। तो अगर 1 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में देखेंगे तो बिजनौर यूपी का है जो फर्स्ट रैंकिंग पे है, और 1 से अधिक लाख वाले जनसंख्या वाले में उत्तराखंड का हरिद्वार है। वाराणसी की रैंकिंग उत्तर प्रदेश की 2nd नंबर पे है उसी क्षेत्र में, और इसमें प्रयागराज एक आता है। इसके अलावा गढ़मुक्तेश्वर जो यूपी का है वो 3rd रैंक पे है। महाराष्ट्र का देवलाली छावनी को भारत का सबसे स्वच्छ छावनी या कैंटोनमेंट घोषित किया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 का रिपोर्ट देखने। भारत में विदेशी पर्यटन आगमन का शीर्ष 5 देश कौन से हैं, इनकी 4 रैंकिंग कम से कम आपको ध्यान रखनी है, 4 नहीं तो 3 तो ध्यान बिल्कुल ही रखनी है। तो यूएसए नंबर 1 पे हो गया है, बांग्लादेश नंबर 2 पे और यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पे। इसके अलावा कनाडा और नेपाल है चौथे और 5वें पे। सबसे ज़्यादा भागीदारी यूएसए की है कितना, 28.15। फिर बांग्लादेश की है, फिर यूके की है। यूएसए, बांग्ला और यूके, ये ध्यान रखेंगे हम लोग रैंकिंग को। और भारत से कहाँ सबसे ज़्यादा लोग गए हैं किसी देश में सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा 42.45% लोग गए हैं यूएई में। यूएई सबसे ज़्यादा पसंदीदा डेस्टिनेशन है भारतीयों के लिए। इसके अलावा यूएसए में गए हैं दूसरे रैंकिंग पे, उसके बाद गए हैं कतर तीसरे रैंकिंग पे। ये 3 हैं जहाँ से भारत के लोग घूमने गए हैं सबसे ज़्यादा पर्यटन के लिए। किस राज्य में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रही है आगमन का विदेशियों के, तो पंजाब नंबर 1 पे काबिज है सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटन के आगमन की संख्या के आधार पर। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और तीसरे पे है दिल्ली, यानी कि पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली, पीएमडी। इसके अलावा घरेलू पर्यटन में मतलब कि भारत के ही लोग भारत के किन विभिन्न राज्यों में घूम रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटन मतलब भारत के ही लोग किस राज्य में जाते हैं घूमने के लिए, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जाते हैं। उसके बाद यूपी का स्थान है, फिर आंध्र प्रदेश का स्थान है। तमिलनाडु, यूपी, फिर आंध्र प्रदेश। इधर पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली, ये पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं। वर्ल्ड से यहाँ पे आ रहे हैं इन 3 जगहों पे। यहाँ इंडिया से आ रहे हैं लोग इन 3 जगहों पे सबसे ज़्यादा। ये ध्यान रखिएगा, पर्यटन मंत्रालय ने 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में मना रहा है। भारत भ्रमण वर्ष के रूप में मना रहा है पर्यटन मंत्रालय 2023 को। पीएम श्री स्कूल योजना, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसको ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ये 5 वर्षों में इसका कार्यान्वयन 5 वर्षों में 2022-23 से लेकर 26-27 तक के लिए प्रस्तावित है। इसका
योजना कार्यान्वयन का जो ईयर है 2022-23 से लेके 26-27। संज्ञात्मक छात्रों के संज्ञात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण शिक्षण प्रदान करेगा ये, ठीक है। पीएम श्रू स्कूल योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों को विकास की योजना है, ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें सोलर पैनल, एलईडी लाइट्स, प्राकृतिक युक्त खेती, अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि को शामिल किया जाएगा। बस इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। नमस्ते इंडिया, नमस्ते योजना देखिए क्या है। स्वच्छ, अच्छा पहले ये देख लीजिए अधिनियम क्या है। द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिटेशन एक्ट 2013, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उसका पुनर्वास अधिनियम के तहत क्या क्या है। स्वच्छ शौचालयों के निर्माण, रखरखाव, हाथ से मैला ढोने या नालों एवं सेप्टिक टैंकों को जोखिमपूर्ण सफाई में किसी व्यक्ति के नियोजन का प्रतिषेध करता है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा। मार्च 2024 तक स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित भारतीय शहर अपने आप को घोषित करेंगे, ठीक है। नमस्ते इंडिया लॉन्च किया गया है 17 अगस्त 2022 को। नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है ये। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, इससे प्रश्न बनना थोड़ा कठिन है। प्री में, मेंस में बहुत अच्छा संभावना है इसके बनने की। मांडला पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। यूनेस्को, देखिए यूएन का इसमें नाम है, ये इम्पोर्टेंट अपने आप में हो जाएगा। जैसा मैंने बताया था यूएन फेवरेट है यूपीपीसीएस का। कार्यात्मक साक्षर किसी व्यक्ति को उस सभी गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता को संदर्भित करती है जिसमें उसके समूह और समुदाय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है, और उसे अपने तथा समुदाय के विकास के लिए पढ़ने, लिखने और गणना की उपयोग जारी रखने के में सक्षम बनाती है। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मांडला कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला, फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। ये देखिए कार्यात्मक साक्षर का कहने का मतलब होता है कि अपने गतिविधियों के संचालन के लिए पूर्ण जो जितनी साक्षरता की क्षमता चाहिए, पढ़ने, लिखने, गणना, मतलब अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण साक्षरता होनी चाहिए उसको कहा जाता है। तो ये कार्यात्मक साक्षरता के तौर पे इसको जाना जाता है। इसमें एमपी का ध्यान रखिएगा। एमपी का ये मांडला जिला है जो कि आदिवासी बहुल है, वो घोषित किया गया है। अब ये ध्यान रखना है कि एमपी के मांडला क्षेत्र में कौन से जनजाति मिलती हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका जीएस में पूछ सकता है कि ये मतलब स्पेसिफिक जनजाति कहाँ मिलती है। एमपी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण एक दो जो जनजातियां हैं उसको ध्यान में रखिएगा। मांडला जिले की साक्षरता 66.9% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता 77.5। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत सरकार द्वारा देश में साक्षरता बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए गए, ये देखिए बॉक्स अच्छा है। इससे एक क्रम पूछ सकता है कि निम्न को क्रम से बैठाएं अपने टाइमलाइन के अनुसार, तो इससे एक प्रश्न बन सकता है। अच्छा ये दिया हुआ है, देखिए इसको।